स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटन दफन रिले स्टेशन। वे क्या कर रहे हैं? क्या वे सिर्फ खुद को मारने की कोशिश कर रहे हैं? समीर ने असमंजस में पूछा। यह किसी तरह का अनुष्ठान होगा। लपटे हमेशा डीमन टिड्डो को यहां बुलाती है। ऐसा लगता है जैसे वे लपटों में पुनर्जन्म लेने की कोशिश कर रहे हैं। फैली ने उन्हें बताया। नर्क। जब वे बात कर रहे थे तो टीम ने डीमन टिड्डो को आग की लपटों में गोता लगाते देखा। उनके शरीर और पंख जल्द ही चिलचिलाती गर्मी से जल उठे। जैसे जैसे रेतीला तूफान डीमन टिड्डे गहरे पानी में आगे बढ़े, उनमें से अधिक का अधिक आग की लपटों में घिरे हुए। आग की लपटें रेत के तूफान डीमन टिड्डो के बीच फैलती रही। जिनके पंख जलकर राख हो गए थे वे पहाड़ पर बारिश की तरह बरसने लगे। इसके तुरंत बाद डीमन टिड्डे आसमान को आतिशबाजी की तरह रोशन कर रहे थे, जैसे आग की लपटों की बारिश हो रही हो। इसने रेगिस्तान के आसमान को जादू की तरह रोशन कर दिया। फर्क सिर्फ इतना था कि ये आतिशबाजी दरअसल हजारों डीमन टिड्डों की थी जो कुछ समय पहले ही दिखाई दिए थे। इस बात के ख्याल से ही टीम की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। तो यह उनका अनुष्ठान है, जलते हुए गड्ढे में कूदना? रेनू ने आश्चर्य से जताया। यह असामान्य दृश्य लगभग 1 घंटे तक चला। टीम डीमन टिड्डों की संख्या देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। पहाड़ पर आग की लपटें उठने के बावजूद सभी डीमन टिड्डों को जलाकर राख करने में बेहद समय लगा। कीड़ों की राख आसमान में फैल गई। पहाड़ पर लगी आग भी आखिरकार बुझ गई। आग की लपटें गायब होने के बाद ही टीम ने पास जाने की हिम्मत की। फैली ने टीम को घुमावदार रास्ते से पहाड़ी की चोटी की ओर ले गया। मुझे यकीन नहीं है कि यह सब कब शुरू हुआ, लेकिन हर रात यह डीमन टिड्डे आते हैं और खुद को आग लगा देते हैं। वे निडर और लापरवाह है, जैसे कि आग की लपटों में गोता लगाना उनके लिए वास्तव में आनंददायक है। मैंने कभी भी एक भी डीमन टिड्डे को भागते नहीं देखा, क्योंकि वह मरने से डरते हैं। फैली ने उन्हें बताया। तुम बता रहे हो कि वास्तव में हर रात यही होता है? अगर हर दिन इतने सारे टिड्डे मर गए तो क्या डीमन टिड्डे खत्म नहीं हो जाएंगे? रेणु ने कहा। जलते हुए पहाड़ वास्तव में हर समय जलते नहीं रहते। मुझे नहीं पता कि लपटें कहां से आती है, लेकिन हर बार जब पहाड़ों में आग लगती है तो डीमन टिड्डे यहां आ जाते हैं। फैली ने कहा। कितनी अजीब बात है। हाँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये डीमन टिड्डे पश्चिम में एक बड़ी समस्या रहे हैं। जिन जमीनों पर उन्होंने अटैक किया वे अब भी उनकी भारी संख्या के कारण बंजर है। क्या हमें इस बात पर खुश नहीं होना चाहिए कि वे यहां खुद को मार रहे हैं? मनीष ने कहा। तुम सही हो। जितने ज्यादा लोग या टिड्डे इसमें मरेंगे, हमें परेशान करने वाले उतने ही कम होंगे। मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं है। पहाड़ पर पैर रखते ही टीम को जमीन की गर्मी का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे खौलते हुए तवे पर चढ़ रहे हो। जल्द ही लोगों को उनके साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल होने लगी। जैसे जैसे वे पहाड़ पर चढ़ते गए तापमान धीरे धीरे बढ़ता गया। आखिरकार केवल फायर एलिमेंट वाले ही आगे बढ़ने में सक्षम थे। भाई आदर्श, मुझे डर है, मैं आगे नहीं जा सकता और हमारे लिए इधर बेहद गर्मी है, समीर ने कहा। उसका पसीना बारिश की तरह बह रहा था। समायरा, रेणु और चुटकी आगे नहीं जा पाए। वे गर्मी का सामना नहीं कर पाए। अगर वे आगे बढ़ते भी तो कुछ ही समय में निर्जलीकरण के कारण बेहोश हो जाते। तो फिर आप लोगों को रिले स्टेशन पर वापस जाना चाहिए। मैं खुद आगे चले जाऊंगा। आदर्श ने दूसरों को उसके साथ जाने के लिए मजबूर नहीं किया। फैली एक फायर मैजिशियन था। उसने आदर्श से कहा कि अगर वह रास्ते पर ही चलता रहा तो उसे पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाना चाहिए। हो सकता है कि वह वहां फायर एलिमेंट की पवित्र भूमि पा सके। आदर्श की टीम छोड़ने के बाद अन्य खिलाड़ियों के पास उसी रास्ते पर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब्दुल अभी भी अपनी बहन के विचारों में डूबा हुआ था। वह खुद को यह पूछे बिना नहीं रोक सका। फैली, मेरी बहन ने अपने आखिरी पत्र में बताया था कि उसके दल ने एक अयस्क शीरा की खोज की है। उसे उस जगह की रखवाली करने के लिए कहा गया था। क्या तुम्हें अयस्क शीरा के बारे में कुछ पता है? मैं वहां जाने की सोच रहा हूं। शायद मैं वहां उसके ठिकाने के बारे में कुछ सुराग पा सकूं। फैली स्पष्ट रूप से उस आदमी के सवाल का जवाब देने में झिझक रहा था, खासकर जब उसने अयस्क शीरा का उल्लेख किया।
मैं इन सालों में ठीक से सो नहीं पाया हूं, मुझे बस एक जवाब चाहिए। फेली, अगर तुम्हें पता है कि मेरी बहन कहाँ है तो प्लीज मुझे बताओ। भले ही वो अब सिर्फ हड्डियों का ढेर हो, मैं उसके अवशेष को अपने गृहनगर वापस ले जाना चाहूंगा, अब्दुल ने कहा। फेली, क्या तुम्हें सचमुच उसकी बहन याद नहीं है? रेणु ने पूछा। फेली कुछ देर चुप रहा, आखिरकार उसने कहा, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, लेकिन सिर्फ तुम्हें। जरूर, शुक्रिया, बेहद बेहद शुक्रिया। अगर मैं अपनी बहन के अवशेष पा सकूं तो मेरे माता पिता भी राहत महसूस करेंगे, अब्दुल ने उत्साह में कहा। तुम मेरे साथ आओ, फैली ने अचानक समीर की ओर इशारा किया। मैं? वो अपनी बहन के अवशेष लेने जा रहा है, मुझे भी क्यों आना होगा? समीर उलझन में था। फैली ने कहा, केवल आप ही एकमात्र है जिन पर मुझे भरोसा है। ऐसा नहीं है कि अब्दुल आपको कोई नुकसान पहुंचाने वाला है, समीर ने असहाय होकर कहा। समीर, बस उसके साथ जाओ। फैली बहुत लंबे समय से यहां रह रहा है, तुम उसे अत्यधिक संवेदनशील होने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते, रेणु ने कहा। अच्छा। बाकी लोग रेगिस्तान में आगे की यात्रा की योजना बनाने के लिए रेलवे स्टेशन पर लौट आए थे। इस बीच समीर, फैली और अब्दुल काली चट्टानों के पहाड़ पर चले गए। यहीं पर समीर की पहली मुलाकात फैली से हुई थी। तीनों ने अपनी गति बढ़ा दी और जल्द ही उस गुफा के पास पहुंच गए जहां फैली रह रहा था। हम यहाँ क्यों आए? समीर पूरी तरह से उलझन में था। फैली गुफा के एक कोने में गया और रास्ते में रुकावट डाल रही एक बड़ी चट्टान को हटा दिया। समीर को तब ही पता चला कि रास्ता वहां था। जब चट्टान को हटा दिया गया, वह सुरंग का अंत भी नहीं देख पाया। तीनों अंधेरे में और आगे बढ़ गए। फैली उस जगह से बेहद परिचित लग रहा था। वह स्पष्ट रूप से दिशाएं जानता था, भले ही जगह पूरी तरह से अंधेरी थी। आधे घंटे तक चलने के बाद रास्ता ऊपर की ओर बढ़ने लगा। तीनों गुफा से बाहर निकले और खुद को काले पहाड़ों से घिरे एक बेसिन में पाया। यह जगह काले पहाड़ों की चट्टानों से घिरी हुई थी। पहाड़ हवा को रेत के को अंदर आने से रोक रहे थे। बेसिन रेगिस्तान से अलग एकांत जगह जैसा लग रहा था। उसे यहीं दफनाया गया था। फैली ने चट्टानों और रेत के ढेर की ओर इशारा किया। अब्दुल चौंक गया, उसकी आंखें जल्द ही लाल होगी। इतने साल हो गए थे, दुख के बावजूद वह आदमी पूरी तरह से राहत महसूस कर रहा था कि वह अपनी बहन के अवशेष खोजने में कामयाब रहा था। क्या मैं उसे ले जा सकता हूं? अब्दुल ने पूछा। जरूर। अब्दुल ने पत्थरों को हटाया और पाया कि उनके नीचे एक व्यक्ति के अवशेष है, जिसके नीचे एक छोटी हड्डी का ढांचा है। उसने हड्डियों को सावधानी पूर्वक निकाला और उन्हें एक बैग में रख दिया। फैली, तुम कहां से हो? ऐसा लगता है तुम्हारे गृहनगर में मृतकों को उनके जन्म स्थान पर ही दफनाने की परंपरा है। तुम यहां आने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। तुम एक अच्छे इंसान हो, समीर ने कहा। मेरे माता पिता का दृढ़ विश्वास है कि मेरी बहन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि वह जंगल में मर गई थी। कमांडर समीर, हमारा परिवार कुछ दिनों में मृतकों को याद करेगा। मैं उससे पहले अपनी बहन के अवशेष खोजने की उम्मीद कर रहा था, ताकि वह खोई हुई आत्मा न बन जाए। मुझे लगता है कि मुझे जल्द ही जाना होगा, अब्दुल ने कहा। इतनी जल्दी? समीर चौंका। हाँ, हमारा परिवार हर 4 साल में एक बार अनुष्ठान करता है। जो लोग घर से दूर मर गए हैं, उन्हें अनुष्ठान से पहले वापस लिया जाना होगा, या उन्हें 4 साल और इंतजार करना होगा। मुझे यकीन नहीं है कि मैं समय पर पहुंच पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं अपनी बहन के अवशेषों को यहां नहीं छोड़ सकता, अब्दुल ने कहा। लेकिन बाकी लोग अभी वापस जाने की योजना नहीं बना रहे हैं, समीर ने कहा। हमने वापसी के रास्ते में पहले से ही कुछ मार्कर लगा रखे हैं, इसलिए मैं बस मार्करों का अनुसरण कर सकता हूँ। एकमात्र समस्या रेत की नदी है, लेकिन सौभाग्य से मेरा सेकंड एलिमेंट विंड एलिमेंट है। मुझे खुद की देखभाल करने में सक्षम होना चाहिए। मुझे शुरुआत में बहुत उम्मीदें नहीं थी, लेकिन आप फैली को खोजने में सक्षम थे। भाई फैली, आपका बेहद बेहद धन्यवाद, अब्दुल ने कहा। मैं उससे कई सालों से बात कर रहा हूँ। यहाँ अच्छी बात है, आप उसे वापस ले जा रहे हैं। मेरा मानना है कि वह अपने गृहनगर वापस जाना पसंद करेंगी, फैली ने कहा। समीर चौंका, लेकिन जल्द ही उसे कुछ समझ आ गया। फैली यहाँ अक्सर कब्रों से बात करने के लिए आया होगा। हालांकि समीर अभी भी एक बात को लेकर उलझन में था। फैली रेगिस्तान छोड़ने की कोशिश करने के बजाय यहाँ अकेले क्यों रह रहा था? क्या उसके पास कुछ और कारण थे? अब्दुल अकेले ही चला गया। समीर को उस आदमी को जाते देखकर बेहद ज्यादा भावुकता महसूस हुई। उस आदमी ने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, ताकि वह अपनी बहन को अपने गृहनगर में दफना सके। कमांडर समीर, आप कहां से हैं? फैली ने पूछा। वह ज्यादा धारा प्रवाह में बोल रहा था।
समीर ने कहा, मैं दक्षिण से हूं, मैं अमृत शहर से हूं। तुम यहां दक्षिण पश्चिम में क्यों हो? फैली ने पूछा। कुछ ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने के लिए। आप क्या सोचते हैं? आपने यहां रहने का फैसला क्यों किया? समीर ने पूछा। फैली ने कहा, मुझे इस जगह की रखवाली करने के लिए कहा गया था। ऑर्डर? समीर चौंका। फैली ने सिर हिलाया। तुम लगभग भूल ही गए हो कि तुम कौन हो। तुम अब भी ऑर्डर की परवाह क्यों करोगे? जिस व्यक्ति ने तुम्हें ऑर्डर दिया था वो शायद अब तक मर चुका होगा, समीर ने कहा। वह पहले ही मर चुका है और मुझे भी यहीं मर जाना चाहिए था, लेकिन फैली ने वाक्यों के बीच में विषय में ही आराम ले लिया। वह विशाल बेसिन के चारों ओर नजर घुमा रहा था। क्या यहाँ कुछ और भी है? मुझे लगता है कि आप इसके बारे में काफी अलर्ट है, समीर ने उदासीनता से पूछा। मैं सिर्फ इसलिए जिंदा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि सच्चाई छुप जाए। सच? समीर ने उलझन में पूछा। क्या आपको सचमुच लगता है कि रिले स्टेशन रेत के तूफान के कारण नष्ट हो गया था? फैली ने पूछा। क्या ऐसा नहीं था? फैली के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे घृणा से भर गई। क्या हुआ? समीर को पता था कि कुछ ठीक नहीं है, उसकी आवाज गंभीर थी। फैली ने अपना सिर हिलाया और सवाल का जवाब नहीं दिया। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 नेक्स्ट एपिसोड टाइटल छोटी फ्लेम बेले का पुनरुत्थान। यदि गर्मी इतनी अधिक थी कि आदर्श उसे महसूस कर सके तो इसका मतलब था कि पहाड़ पर तापमान अविश्वसनीय रूप से अधिक था। आदर्श धीरे धीरे घुमावदार रास्ते से पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ रहा था। उसे अभी सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचना बाकी था, लेकिन वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया था। इस ऊंचाई पर रेगिस्तान की रेत कहीं भी नहीं दिख रही थी, क्योंकि हवा के लिए रेत को इतनी ऊंचाई तक उड़ा पाना असंभव था। पहाड़ की चोटी पर लगातार आग से जलती हुई ठोस चट्टानें थीं। सोल सीड के टुकड़े भी जगह जगह बिखरे पड़े थे। आदर्श ने उन्हें उठाने में संकोच नहीं किया। वह निश्चित रूप से उन्हें लिटिल फ्लेम बेले को खिला सकता था। यहाँ सोल सीड पीस की गुणवत्ता काफी प्रभावशाली थी। उसे विश्वास था कि लिटिल फ्लेम बेले को यह पसंद आएंगे। क्या मैं यहीं आग का इंतजार करूं? आदर्श एक पत्थर पर बैठ गया और सोचने लगा। आदर्श को यह देखने के लिए रुकना होगा कि क्या आग लिटिल फ्लेम बेले को पुनर्जन्म लेने में मदद कर सकती है। वह यह नहीं बता सकता था कि उसका डीमन शरीर आग की गर्मी को झेल पाएगा या नहीं। मैं बस इंतजार करूंगा। यहाँ तक आना आसान नहीं है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर बाकी लोग भी ठीक होंगे, आदर्श ने बड़बड़ाते हुए कहा। आदर्श ने पहले ही दूसरों को बता दिया था कि वह पहाड़ पर आग लगने का इंतजार करने वाला है। तभी आदर्श लिटिल फ्लेम बेले को फिर से जीवित करने के लिए फायर एलिमेंट की पवित्र भूमि को खोजने में सक्षम होगा। आदर्श जरूरत पड़ने पर 1 साल तक यहां रहने को तैयार था। एक दिन की तो बात ही छोड़िए। आदर्श ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान करना शुरू कर दिया। इस जगह में शुद्ध फायर मैजिक की प्रचुर मात्रा थी। वातावरण ट्रेजर टावर से भी काफी बेहतर था। वह अपने फायर एलिमेंट को मजबूत करने के अवसर का उपयोग कर सकता था। आदर्श ने खुद को इस प्रक्रिया में झोंक दिया। वह धीरे धीरे समय और पसीने में भीगे होने के बारे में भूल गया। आदर्श ने एक बार अपनी आंखें खोली। सूरज अभी भी आसमान में ऊंचा लटका हुआ था। हालांकि अगली बार जब उसने अपनी आंखें खोली तो सूरज क्षितिज पर डूब रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि पहाड़ का तापमान बढ़ रहा था, जो डूबते सूरज के विपरीत था। समय तेजी से बीत गया। जल्द ही फिर से रात हो गई। फैली ने उसे बताया कि रात में पूरा पहाड़ जल जाएगा और डीमन टिड्डे फिर से खुद को जलाकर राख कर लेंगे। आग की लपटें उठते ही पूरा पहाड़ आग की लपटों में बदल गया। आदर्श ने खुद को आग की लपटों से घिरा पाया, जो उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा गर्म थी। उसका राक्षस शरीर पहले से ही भीषण गर्मी से जल रहा था। क्या तुम सच में ऐसा कर रहे हो? यह इतना मजबूत है। आदर्श ने अपने दांत भींच लिए। उसे अचानक महसूस हुआ जैसे कोई छोटा बंदर हो जिसे भट्टी में फेंक दिया गया हो। वह पूरी तरह से आग से घिरा हुआ था। उसे अपनी आंखें खोलने में भी कठिनाई हो रही थी। वह आग के सोर्स को कैसे खोज सकता था? आदर्श धीरे धीरे आगे बढ़ा। वह केवल अपनी प्रवृत्ति का अनुसरण कर रहा था। यह यही होना चाहिए। अरे, मैं तो कुछ भी नहीं देख सकता। यह आग के अलावा कुछ नहीं है। आदर्श आग के बीच से भागा। असल में आग ने उसके कपड़ों को पहले ही जलाकर राख कर दिया था, जिसका मतलब था कि वह पहाड़ की चोटी पर नंगा भाग रहा था।
अवसाद से पीड़ित डीमन टिड्डों का झुंड पहाड़ के चारों ओर इकट्ठा हो गया था। हालांकि वे जल्द ही जलकर राख हो गए, क्योंकि आग के प्रति उनका प्रतिरोध आदर्श के मुकाबले कुछ भी नहीं था। आदर्श को अचानक एक दिलचस्प घटना का पता चला। डीमन टिड्डे सभी उस दिशा में उड़ रहे हैं। क्या वे एलिमेंटल स्क्रैड ग्राउंड की ओर जा रहे हैं? लाभ की तलाश करना जीवित प्राणी का स्वभाव है। कुछ ऐसा अवश्य था जिसके प्रति डीमन टिड्डे इतने जुनूनी थे कि वे बेतहाशा उसकी ओर गोते लगाते रहे। आदर्श डीमन टिड्डों का पीछा करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां चारों ओर बेहद बड़े बड़े पत्थर थे। यहां आग बेहद ही शुद्ध और भयंकर थी। आदर्श को लगभग ऐसा लग रहा था कि वह जलकर राख हो जाएगा। यही है, आदर्श बेहद खुश था। उसे अचानक लगा कि डीमन टिड्डे वास्तव में प्यारे छोटे जीवों का एक समूह थे, अन्यथा उसे पता नहीं था कि उसे सही जगह खोजने में कितना समय लगेगा। क्या यहाँ कोई सोल ग्रेड सीड है? आदर्श को आश्चर्य हुआ। आखिर वो सोर्स क्या था जो हर रात पहाड़ को आग लगा देता था? अगर यह रेगिस्तान में इतना छुपा हुआ ना होता तो निसंदेह से एक शानदार आकर्षण माना जाता। आदर्श ने अपनी इंद्रियों का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सोल ग्रेड सीड की उपस्थिति का पता नहीं चला। यह बहुत संभव था कि पहाड़ पर कहीं ना कहीं सोल ग्रेड सीड होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह पता लगाना काफी कठिन होगा कि वह कहाँ है। लिटिल फ्लेम बेले, क्या तुम्हें यह जगह पसंद है? आदर्श ने अपने हाथों में फायर फ्रूट पकड़ा हुआ था जिसे लिटिल फ्लेम बेले ने बनाया था। उसकी मुस्कान थोड़ी टेढ़ी थी क्योंकि उसे अभी भी गर्मी से परेशानी हो रही थी। लिटिल फ्लेम बेले को यह जगह बेहद पसंद थी, लेकिन आदर्श ने आगे रुकने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से फायर फ्रूट को एलिमेंटल स्क्रैड ग्राउंड में फेंक दिया ताकि लिटिल फ्लेम बेले को अपने पुनरुत्थान के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत हो वह खींच सके। लिटिल फ्लेम बेले वास्तव में प्रकृति द्वारा आशीर्वादित प्राणी थी और आग में पैदा हुई थी। अग्नि आपदा फल आग के बीच में तैर रहा था, फिर भी लपटों ने उस पर एक भी खरोच नहीं छोड़ी। आग की जीभें तेजी से लिटिल फ्लेम बेले की ओर बढ़ रही थी। आदर्श अब और नहीं रुक सकता था और जल्दी से पीछे हट गया। जब वो लिटिल फ्लेम बेले के कब्जे में था तो उसके पास एक उल्लेखनीय अग्नि प्रतिरोध था, लेकिन अकेले उसके फायर एलिमेंट की कल्टीवेशन अभी भी गर्मी का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। गर्म पानी के झरने में अच्छे से नहा लो। डैडी अब और गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं बाहर इंतजार करूंगा और जब आग बुझ जाएंगी तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, आदर्श ने आवाज लगाई। आदर्श जल्दी से उस जगह से चला गया। अगर वह और देर तक रुका तो वह राख के ढेर में बदल जाएगा। आदर्श एलिमेंटल स्क्रैड ग्राउंड से 1 किलोमीटर दूर भाग गया। तापमान अंततः उसकी स्वीकार्य सीमा के भीतर आ गया। उसने कल्टीवेशन करने का अवसर लिया। उसे विश्वास नहीं था कि बहुत से लोग उसकी तरह अग्नि में ध्यान कर सकते हैं। डीमन एलिमेंट ने वास्तव में उसे बहुत सारे लाभ दिए थे। आदर्श जब अपनी आंखें बंद करने ही वाला था तभी उसने पंख फड़फड़ाने की आवाज सुनी। उसने पलटकर देखा तो एक नीला लाल डीमन टिड्डा पास की एक चट्टान पर अपने पंख फड़फड़ा रहा था। यह लगभग 5 मीटर ऊंची लपटों से घिरा हुआ था। हालांकि डीमन टिड्डा बाकी की तरह जलकर राख नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इसमें आग के प्रति एक निश्चित प्रतिरोध था, बिल्कुल आदर्श की तरह। वह छोटा सा जीव अनाड़ीपन से चल रहा था। उसका शरीर सामान्य और डीमन टिड्डे से बेहद छोटा था। वह एक छोटे से टिड्डे जैसा था जो कुछ समय पहले ही पैदा हुआ था। यह एक छोटा डीमन टिड्डा लगता है। यहां तुम मेरे साथ दे सकते हो। आदर्श खुश था। डीमन टिड्डा असाधारण गर्मी को झेलने में सक्षम था, लेकिन वे आग की लपटों के प्रति बेहद संवेदनशील थे जो उन्हें एक पल में आसानी से आग लगा सकती थी और उन्हें जलाकर राख कर सकती थी। आदर्श डीमन टिड्डे की सेना के बीच डीमन टिड्डे को पाकर आश्चर्यचकित था। एक उत्परिवर्तित डीमन टिड्डा जो आग से नहीं डरता था। छोटा टिड्डा इंसानों से भी नहीं डरता था। वह हवा में उड़ गया और आदर्श के पास जाकर बैठ गया। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगा। यह बताना मुश्किल था कि वह सोच क्या रहा था। क्या उस आदर्श उसका भोजन बन सकता है? यह कुछ शानदार है। आदर्श ने अपने स्पेस एलिमेंट के भंडारण से झटकेदार का एक टुकड़ा निकाला और इसे छोटे डीमन टिड्डे को दे दिया। डीमन टिड्डे ने झटके से उस एक झींगे को खा लिया। अगर वह और भी धीरे होता तो झींगा कुछ ही समय में ज्यादा पक जाता। डीमन टिड्डा आदर्श के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं था। आदर्श को भी एक युवा डीमन टिड्डे को मारने में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
उसने ध्यान करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, जबकि डीमन टिड्डा पास में ही उछल कूद कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो उड़ना सीख रहा है। उसके पंख बेहद कमजोर थे। ठीक से उड़ने के लिए उसे अपने पंख फैलाने और कुछ बार आराम करने की जरूरत थी। अंततः आग शांत होगी। आदर्श तुरंत उस स्थान पर गया जहां लिटिल फ्लेम बेले थी, लेकिन अग्नि आपदा फल पूरी तरह से बरकरार था, जैसा कि उसने अभी तक आग से पर्याप्त ऊर्जा अवशोषित नहीं की थी। आदर्श के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे एक और रात रुकना था। एकमात्र राहत यह थी कि पूरी रात आग में रहने के बाद उसे धीरे धीरे गर्मी की आदत हो रही थी। उसकी फफोले वाली त्वचा उतर गई और उसकी जगह नई त्वचा आ गई जो आग के प्रति अधिक प्रतिरोधी थी। उत्परवृत्त डीमन टिड्डा आदर्श का करीब से पीछा कर रहा था। उसकी आंखें लालच से झपक रही थी, मानो वह और अधिक रोस्टेड जर्की खाने के लिए उत्सुक था। आदर्श ने धैर्यपूर्वक रात होने तक इंतजार किया। वह एक चट्टान पर बैठ गया और तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि पहाड़ आग से भस्म न हो गया। छोटा डीमन टिड्डा उसके पास खड़ा था। वह भी आदर्श की तरह ही इस मनमोहक दृश्य को देख रहा था। शायद वह छोटा जीव इस बात से काफी उलझन में था कि उसके लोग क्या कर रहे हैं। ऐसा क्यों था कि उसके चाचा चाची इतने कमजोर थे कि आग लगने के बाद वे सब एक पल में ही मर गए? क्या उन्हें आग में बेहद आराम महसूस नहीं हुआ? आदर्श ने लिटिल फ्लेम बेले को फिर से फायर एलिमेंट स्क्रैच ग्राउंड में फेंक दिया। उसने उत्परवृत्त डीमन टिड्डे को भी आग में फेंक दिया। हालांकि यह पता चला कि उत्परवृत्त डीमन टिड्डा चिलचिलाती गर्मी का सामना करने में असमर्थ था। ऐसा लगता है कि लिटिल फ्लेम बेले का लेवल अधिक है। आदर्श हंस पड़ा जब उसने छोटे डीमन टिड्डे को अपनी जान बचाने के लिए भागते देखा। शुरू में उसने सोचा था कि डीमन टिड्डा आग की से अप्रभावित रहेगा, लेकिन बाद में पता चला कि आग की लपटें उसे जलाकर राख कर देंगी। आदर्श ने फायर फ्रूट के टूटने की आवाज सुनी। उसका दिल तुरंत धड़क उठा। अतीत में उग्र जादूगरनी को अपनी जान अग्नि आपदा फल में डालनी पड़ी थी ताकि लिटिल फ्लेम बेले का जन्म हो सके। आदर्श खुशी से अभिभूत हो गया जब उसने लिटिल फ्लेम बेले की उपस्थिति को धीरे धीरे फायर एलिमेंट पवित्र भूमि से उठते हुए महसूस किया। कृपया पुनर्जीवित करे, आदर्श मन ही मन बोला। लिटिल फ्लेम बेले स्वर्गीय ज्वालाओं से जन्मी एक धन्य प्राणी थी। वह दुनिया में अपनी तरह ही एकमात्र प्राणी थी और वह केवल सख्त परिस्थितियों में ही प्रजनन कर सकती थी। उसकी प्रजाति ने हमेशा युवावस्था के बाद जीवित रहने के लिए संघर्ष किया था। हालांकि यही कारण था कि वयस्क अवस्था में पहुंचने के बाद भी उसकी प्रजाति में अत्यधिक शक्ति थी। आदर्श लिटिल फ्लेम बेले के पुनर्जन्म के बाद उसके बदलावों को देखने के लिए बेहद उत्सुक था। आदर्श ने एक जानी पहचानी चीख सुनी जब अग्नि आपदा फल टूटा। आग की लपटों में घिरा एक छोटा सा शरीर उसमें से उड़कर बाहर आया। वह आग में आजादी से तैर रही थी, जैसे पानी में मछली तैरती हो। हालांकि उस छोटे जीव ने इस पल का लुत्फ नहीं उठाया। वह जल्दी से आदर्श की छाती से टकरा गई और उसे मजबूती से गले लगा लिया। आदर्श चौंक गया। लिटिल फ्लेम बेले उसके बदलावों को देखने से पहले ही उसकी बाहों में गिर गई थी। उस छोटे जीव को उसकी कितनी याद आती होगी। इस तरह आदर्श को भी उसके बदलावों की कोई चिंता नहीं थी। वह तो बस राहत की उम्मीद कर रहा था। तभी उसे अपने सीने में जलन महसूस हुई। आदर्श लिटिल फ्लेम बेले के दिल की धड़कन को महसूस कर सकता था। वह उससे राधा की भावनाओं को भी महसूस कर सकता था। चलो घर चलते हैं, आदर्श ने शांत होकर लिटिल फ्लेम बेले को गले लगा लिया। लिटिल फ्लेम बेले ने अपना सिर हिलाया और चीख उठी, मानो वो आदर्श से कह रही हो, मैं इस पर्वत पर विजय प्राप्त करने जा रही हूं। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।